नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम असम की राजनीति, नीतियों और डेमोग्राफी में आ रहे एक बहुत ही बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव को डीकोड करेंगे, बिल्कुल एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के नज़रिए से। बिना किसी देरी के चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब इस बदलाव का स्केल देखिए। एक ऐसा राज्य जो हमेशा से अपनी क्षेत्रीय पहचान या रीजनल आंदोलनों के लिए जाना जाता था, वहां अब एक राष्ट्रीय पार्टी का पूरी तरह से दबदबा है। 126 में से 82 विधानसभा सीटें और 48% वोट शेयर, ये आंकड़े अपने आप में राज्य के भीतर सत्ता बदलने की एक बहुत बड़ी कहानी कहते हैं। इसी शिफ्ट को बारीकी से समझने के लिए आज हम इन 5 अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। सत्ता की बदलती डायनामिक्स, असम समझौते का असर, डेमोग्राफिक कंट्रोल और परिसीमन, कानूनी प्रक्रियाओं पर भारी पड़ती प्रशासनिक कार्रवाइयां और आखिर में इसके मानवाधिकारों से जुड़े पहलू। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राज्य सत्ता की बदलती गतिशीलता की। देखते हैं कि कैसे ऐतिहासिक असम गण परिषद यानी एजीपी ने एक मजबूत नेशनल स्ट्रैटेजी के सामने अपनी जमीन खो दी। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो ये राजनीतिक बदलाव बहुत तेजी से हुआ है। 1980 के दशक का वो दौर जो पूरी तरह से क्षेत्रवाद पर टिका था, वहां से 1985 के ऐतिहासिक असम समझौते के बाद क्षेत्रीय ताकतों का सत्ता में आना और फिर 2016 तक आते आते सत्ता की चाबी पूरी तरह से एक नेशनल पार्टी के हाथ में चले जाना, ये ट्रांजिशन वाकई हैरान करने वाला है। आखिर ये हुआ कैसे? दरअसल सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस नई राजनीतिक ताकत ने जाति, माटी और भेटी यानी समुदाय, जमीन और घर जैसी बुनियादी क्षेत्रीय चिंताओं को बहुत ही स्मार्टली अपने नैरेटिव में शामिल कर लिया। इसके साथ ही आरएसएस का बड़ा जमीनी नेटवर्क और ओरुनोदोई जैसी वेलफेयर स्कीम्स ने जनता के बीच इनकी पैठ को और भी मजबूत कर दिया। कई एकेडमिक रिसर्च पेपर्स भी यही बताते हैं कि जो पारंपरिक क्षेत्रीय पार्टियां थीं, वो अपने ही आंतरिक विवादों और गुटबाजी का शिकार हो गई। सबसे बड़ी बात, अवैध प्रवास को रोकने का जो उनका कोर प्रॉमिस था, जिसके दम पर वो खड़ी हुई थीं, वो उसे ही पूरा करने में नाकाम रहीं। यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट जुड़ता है, असम समझौते का अतिक्रमण। चलिए समझते हैं कि कैसे आधुनिक कानूनों ने ऐतिहासिक समझौतों को साइडलाइन कर दिया है। इसे ऐसे समझिए, 1985 का असम अकॉर्ड पूरी तरह से एक सेक्युलर और एक निश्चित कट ऑफ डेट पर टिका था, लेकिन 2019 के सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम ने इसे प्रभावी रूप से ओवरराइड कर दिया है। सीएए ने नागरिकता के लिए एक धार्मिक क्राइटेरिया पेश किया, जिसने उस ओरिजिनल रीजनल पैक्ट के मूल इरादे को ही पलट कर रख दिया। 19 लाख, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अगस्त 2019 में इतने ही लोगों को फाइनल एनआरसी लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। सोचिए, एक झटके में इतनी बड़ी आबादी को ब्यूरोक्रेसी की अनिश्चितता और अपनी ही सिटीजनशिप साबित करने के एक बेहद नाजुक दौर में धकेल दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, जनसांख्यिकीय नियंत्रण और परिसीमन। ये देखना बहुत जरूरी है कि राज्य की फिजिकल बॉर्डर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को किस तरह से नया आकार दिया जा रहा है। हाल ही में जो डीलिमिटेशन या परिसीमन हुआ है, खासकर धुबरी और बारपेटा के बीच मुस्लिम बहुल इलाकों का जो ट्रांसफर किया गया, वो बहुत चर्चा में है। कई एक्सपर्ट्स और आलोचक इसे सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कदम नहीं मानते। उनका मानना है कि ये डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन और राजनीतिक प्रभाव को अपने हिसाब से मोड़ने की एक सोची समझी रणनीति है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो बेदखली या एविक्शन ड्राइव्स चल रही हैं, उनकी असलियत भी समझना जरूरी है। रिसर्च बताती है कि इन्हें सिर्फ जमीन खाली कराने के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। ये एक तरह का पॉलिटिकल टूल बन गई हैं, जिसके जरिए एक खास वर्ग को हाशिए पर धकेला जा रहा है। नतीजा, राज्य के भीतर ही बेघर हुए लोगों की एक बड़ी आबादी बन रही है, जिन्हें हम इंटरनल रिफ्यूजी कह सकते हैं। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, कानून के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई। यहां एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन गंभीर संवैधानिक टकराव देखने को मिलता है। यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ हमारे पास 1964 के ऑर्डर के तहत विदेशी न्यायाधिकरण यानी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जैसी लीगल प्रोसेस है, जो राज्य की मनमानी रोकने के लिए बनी थी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? जिला आयुक्त बिना किसी प्रॉपर न्यायिक प्रक्रिया के सिर्फ शुरुआती शक के आधार पर लोगों को बाहर निकालने के लिए 1950 के एक पुराने एक्ट का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री का ये बयान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। रात के अंधेरे में लोगों को बॉर्डर पार धकेलने यानी पुशबैक की बात को खुले तौर पर स्वीकार करना,
ये दिखाता है कि लीगल सिस्टम के साथ साथ और अक्सर उससे पूरी तरह बाहर एक इनफॉर्मल सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ लीगल एक्सपर्ट्स का पॉइंट बहुत अहम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के एक्ट का इस्तेमाल ट्राइब्यूनल प्रोसेस को शुरू करने के लिए कहा था, ना कि उसे पूरी तरह से बाईपास करने के लिए। कार्यपालिका द्वारा इसका इस तरह से इस्तेमाल करना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पूरी तरह से गलत व्याख्या है। और इसी खतरे को भांपते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक पूर्व जज ने ये गंभीर चेतावनी दी है। उनका साफ कहना है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले सीधे तौर पर लीगल फैसलों की जगह लेने लगें तो ये शक्तियों के बंटवारे और हमारे लोकतांत्रिक संतुलन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। और ये हमें हमारे आखिरी सेक्शन तक लाता है, मानव अधिकारों का विरोधाभास। चलिए देखते हैं कि सरकार के ये सभी कदम इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर कैसे खरे उतरते हैं। इंटरनेशनल लॉ में एक टर्म है नॉन रीफॉल्वमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी भी इंसान को वापस ऐसी जगह नहीं ढकेल सकते जहां उसकी जान को खतरा हो। माना कि भारत ने 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन पर साइन नहीं किए हैं, लेकिन ये मानवीय सिद्धांत हर देश पर लागू होता है। बिना प्रॉपर कानूनी जांच के लोगों को बॉर्डर पार धकेलना प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। इन पुशबैक्स के जरिए स्टेट सिर्फ इंटरनेशनल संधियों को ही नहीं तोड़ रहा है, बल्कि ये हमारे अपने संविधान का भी उल्लंघन है। बिना किसी सुनवाई या कानूनी मदद के किसी को बाहर करना भारतीय जमीन पर मौजूद गैर नागरिकों को मिलने वाले समानता और जीवन के मौलिक अधिकारों यानी आर्टिकल 14 और 21 के बिल्कुल खिलाफ जाता है। तमाम अकादमिक विश्लेषण इस बात की पुष्टि करते हैं कि इतने कॉम्प्लेक्स डेमोग्राफिक इतिहास को सिर्फ इनसाइडर और आउटसाइडर के चश्मे से देखना बहुत डैमेजिंग हो सकता है। सिस्टमैटिक तरीके से लोगों को विस्थापित करने से राज्य के भीतर ही स्टेटलेसनेस यानी राज्यविहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है, जो सबसे कमजोर समुदायों के मानवाधिकारों को कुचल देती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि एक मजबूत काम करते हुए लोकतंत्र के भीतर एक बहुत गहरा विरोधाभास मौजूद है। जब कोई राज्य राष्ट्रवाद से प्रेरित नीतियों का इस्तेमाल करके लाखों लोगों को नौकरशाही की अनिश्चितताओं में धकेल देता है, तो डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी ही लोगों को बाहर करने का टूल बन जाते हैं। ये असल न्याय की भावना को ही खत्म कर देता है। अंत में हम एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर कोई स्टेट कुछ अवांछित माने जाने वाले लोगों के लिए ड्यू प्रोसेस या कानूनी प्रक्रिया को किनारे रख देता है, तो क्या ये उस पूरी लीगल प्रोटेक्शन सिस्टम को कमजोर नहीं करता जिस पर देश का हर नागरिक भरोसा करता है? राज्य के जनसांख्यिकीय नियंत्रण और संवैधानिक न्याय के बीच का ये नाजुक बैलेंस आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।